आज बात करते हैं बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की, उस दौर की जिसे दो लोगों ने अपनी आवाज और अपने चेहरे से डिफाइन कर दिया। ये कहानी है उन दो दिग्गजों की जो बहुत ही मामूली शुरुआत करके एक पूरे जमाने की पहचान बन गए। तो कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें लोग कहते थे खुदा की अपनी आवाज, वो आवाज जो हीरो की आत्मा बन जाती थी। और दूसरी तरफ थे धर्मेंद्र, द ही मैन, जो खुद हीरो होने का मतलब थे। देखिए, अपने दौर के बादशाह तो वो थे ही, लेकिन स्टार तो बहुत हुए। लीजेंड बनना वो एक अलग ही बात है। तो आखिर क्या था इनमें जो इन्हें अमर बनाता है? ये कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, उनके उसूलों और उनकी सादगी की है। दोनों की शुरुआत समझिए बिल्कुल जमीन से हुई थी। फिल्मी दुनिया की चमक दमक से कोसों दूर, पंजाब के खेतों से दो लोगों ने एक ही सपना देखा था। सोचिए, एक छोटा सा लड़का धर्मेंद्र अपने हीरो दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि उनसे मिलने के लिए एक दिन चुपके से उनके बेडरूम में ही घुस गए। पकड़े गए, डांट भी खाई, लेकिन वो जुनून ही था जो उन्हें मुंबई खींच लाया। और दूसरी तरफ थे रफ़ी साहब। उनका सफ़र किसी बड़े म्यूजिक स्कूल से नहीं, बल्कि अपने गांव की गलियों से शुरू हुआ। वो एक फकीर को गाते हुए सुनते थे और बस उनकी नकल करते करते उन्होंने अपनी आवाज को तराश लिया। और फिर जब इन दोनों ने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो वो सिर्फ स्टार नहीं बने, वो तो एक पहचान बन गए, एक पूरे दौर की आवाज और छवि। ये ही मैन का टैग आया कहाँ से? ये आया 1966 की फिल्म फूल और पत्थर से। एक सीन था जहां धर्मेंद्र शर्टलेस हैं और एक सोती हुई महिला को धीरे से कंबल उड़ाते हैं। बस उसी एक सीन ने मर्दानगी की एक नई परिभाषा गढ़ दी, जो सख्त भी था और नरम दिल भी। और इस ही मैन को और ना जाने कितने हीरोज को आवाज कौन दे रहा था? वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। उनकी रेंज ऐसी थी कि वो हर इमोशन को आवाज दे सकते थे। इसीलिए तो उन्हें खुदा की अपनी आवाज कहा गया। लेकिन एक कलाकार की असली पहचान तो पर्दे के पीछे होती है ना? उनकी महानता सिर्फ उनके काम में नहीं, बल्कि उनके किरदारों में भी थी, उनके उसूलों और उनकी सादगी में। दोनों ही अपने उसूलों के पक्के थे। रफ़ी साहब का मामला देखिए, उनका मानना था कि सिंगर को एक बार फीस मिल गई, बस वो रॉयल्टी के हक में नहीं थे। इस बात पर लता मंगेशकर से उनका 6 साल तक मनमुटाव रहा। दूसरी तरफ धर्म जी, जब फिल्म गुलामी के प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने अपनी पूरी फीस ही माफ कर दी ताकि फिल्म बन सके। एक और किस्सा सुनिए। दो चोर की शूटिंग चल रही थी और सुपरस्टार धर्मेंद्र का कॉस्ट्यूम सेट पर नहीं पहुंचा। अब क्या होता? शूटिंग रुकती नहीं। धर्मेंद्र ने पास खड़े एक असली ट्रक ड्राइवर से उसके कपड़े मांगे, पहने और शॉट दे दिया। ये देखकर उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर महेश भट्ट ने कहा था, ये काम सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ही कर सकता था। और ये बात बिल्कुल सच थी। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। रफ़ी साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। कमाल की बात यह है कि वो बहुत शर्मीले और विनम्र थे। कभी कंपोजर से अपनी फीस तक नहीं मांगते थे, कभी कभी तो सिर्फ 1 रुपए में गा देते थे। और सालों तक एक नकली नाम से अपने पड़ोस में एक विधवा की मदद करते रहे, बिना किसी को बताए। दोनों के रास्ते साथ साथ चले, लेकिन करियर का जो आखिरी पड़ाव था वो बहुत अलग था। दोनों की कहानियों का अंत बिल्कुल जुदा तरीके से हुआ। एक तरफ रफ़ी साहब, जिन्होंने अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, और उसके कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कह गए। एकदम फिल्मी और काव्यात्मक अंत। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जिन्होंने करियर में एक मुश्किल दौर देखा, बी ग्रेड फिल्में की, लेकिन फिर से वापसी की और शानदार वापसी की। रफ़ी साहब के जाने का सदमा पूरे इंडस्ट्री को लगा था। मशहूर कंपोजर नौशाद ने उनके बारे में कहा था, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। और वाकई वो संगीत के पैगंबर ही थे। धर्मेंद्र जी का वो जो दौर था जब वो बी ग्रेड फिल्में कर रहे थे, वो उनके चाहने वालों के लिए बड़ा तकलीफदेह था। राजकुमार संतोषी ने इस पर कहा था, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। मुझे लगता है धर्म जी ने वो घास खा ली। लेकिन उसी दौर ने उनकी वापसी की कहानी की नींव रखी, जो 80 की उम्र में भी उतनी ही शानदार थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक लीजेंड की विरासत क्या होती है? क्या वो एक शानदार परफेक्ट एंडिंग होती है, या फिर जिंदगी भर बिना रुके बिना थके लड़ते रहने का जज्बा? शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक मुकम्मल कहानी है।